स्वागत है आप सभी का हमारे अंबर प्रेप के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपके हर सवाल का भरोसेमंद समाधान यहां मिलेगा। यह राजस्थान इतिहास की एमसीक्यू सीरीज है जो कि आगामी जो एग्जाम्स है उसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे वीडियो हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, पीएसआई हो गया, आरएस हो गया, ईआरओ हो गया, इनमें ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस है, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। जैसे कि अभी कोई न्यू ट्रेंड चल रहा है आरपीएससी के अकॉर्डिंग, कथन निष्कर्ष हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, तो वो भी हम सीरीज लाएंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर है जिसके अंदर राजस्थान के जो प्राचीन इतिहास है उसके कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो सिंपल जो बेसिक एस्पेक्ट्स है उनको कवर किया गया है। ये पार्ट 1 है, इसका ही पार्ट 2 लाया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ए सी ए हैकेट, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी जॉन मार्शल, डी राखलदास बनर्जी। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे उनको भारतीय पुरातत्व का क्या जनक कहा जाता है। पहले ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो था ASI, उसके पहले महानिदेशक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। ये महानिदेशक थे फर्स्ट। ठीक है, दूसरी बात, ये भारत के पुरातत्व के जनक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, वो भारतीय था या राजस्थान था। तो इसमें ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन है अमलानंद घोष, बी है बीबी लाल, सी है आर्चिबाल्ड कैम्पबेल क्लाइव, डी है दयाराम साहनी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारे पास सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये राजस्थान के क्या है, पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो शुरुआती जो प्रारंभिक जो उत्खनन थे, अन्वेषण थे, जो इनके द्वारा ही किए गए थे। ठीक है, प्रारंभिक अन्वेषण जो थे इनके द्वारा किए गए। समझ में आ गया। राजस्थान के पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, आर्चिबाल्ड कैम्पबेल क्लाइव को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राजस्थान में जो पुरापाषाण काल से संबंधित जो पहले जो हस्तकुटार थे हैंड एक्स, जो कि 1870 ईस्वी के आसपास जयपुर और इंद्रगढ़ में मिले थे, बिल्कुल ये हमें पता है। ठीक है, ये वहां से किसने प्राप्त की थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। वैसे बाकायदा कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सन पूछ लेता है कि कौन से सन में प्राप्त हुए थे, कहां पे प्राप्त हुए थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पुरापाषाण काल से संबंधित जो पहले जो हस्तकुटार थे वो कहां से प्राप्त हुए, तो यहाँ से जैसे कि हम बता सकते हैं, ऑप्शन में हो तो जयपुर हो गया, इंद्रगढ़ हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक क्वेश्चन जो होता है कि कब कौन सी ईयर में हुआ, तो ये एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गए जो अलग। इसके अलावा इसने पूछा कि किसने प्राप्त किए थे, तो ए ऑप्शन क्या है इसमें, सी ए हैकेट। ठीक है, डी ऑप्शन है आर्चिबाल्ड कैम्पबेल क्लाइव, सी ऑप्शन है वीएन मिश्रा, डी ऑप्शन है अमलानंद घोष। तो 1870 के अंदर, ठीक है, सी ए हैकेट जो थे उनने यहां से प्राप्त किए थे, जयपुर और इंद्रगढ़ जो थे वहां से पूरा पाषाण से संबंधित थे, हस्त कुटार, हैंड एक्स कह सकते हैं, हैंड एक्स यहां से प्राप्त की। ठीक है, जो क्या दर्शाता है कि यहां से जो चीजें हमने प्राप्त की थी वो क्या क्या दर्शाती है, ये क्या दर्शाती है कि राजस्थान में
राजस्थान में जो मानव उपस्थिति है, मानव उपस्थिति के जो सबसे पुराने साक्ष्य हैं उनमें से एक है ये, सबसे साक्ष्यों में से है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिला कि किसने प्राप्त की, तो सी हैकेट ने प्राप्त की है। ठीक है, 1870 ईस्वी जो थी वहां तब प्राप्त किए थे। कहां से? हस्तकुटार प्राप्त किए, हैंडेक्स जो थे वो जयपुर और इंद्रगढ़ से प्राप्त किए गए हैं। ये हमें क्या बताते हैं कि राजस्थान में जो सबसे पुराने जो मानवीय साक्ष्य थे उनकी उपस्थिति को ये दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जालोर से जो पाषाण उपकरण प्राप्त करने वाले जो पुरातत्वविद थे वो कौन थे, इसका बताओ जरा। तो ऑप्शन पे आते हैं, ए ऑप्शन है बी ओल्चिन, बी ऑप्शन है सी हैकेट, सी ऑप्शन है सेटोनकर और डी ऑप्शन है वीएन मिश्रा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए एक बार। तो इसका जो उत्तर होगा ना आंसर, वो ए ऑप्शन होगा बी ओल्चिन। ठीक है, जालोर जो क्षेत्र था उससे जो पाषाण उपकरण प्राप्त करने का जो श्रेय है ओल्चिन को ही दिया जाता है, जबकि जो सेटोनकर जो थे, सी ऑप्शन में जो सेटोनकर है, सेटोनकर इन्होंने कहां से खोजे ये बताओ। सेटोनकर ने झालावाड़ से पाषाण उपकरण की खोज करी। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बागोर सभ्यता स्थल जो था वो किस नदी किनारे स्थित है? ठीक है, ए ऑप्शन है लूनी नदी, बी है कोठारी नदी, सी है बेडस नदी, डी है गगरी नदी। वैसे तो सबको बेसिकली, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है तो मैं मानता हूं कि सबको आता होगा, बी ऑप्शन होगा कोठारी नदी। ठीक है, बागोर क्या है? हम बागोर सभ्यता की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक। पहले तो ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है, प्रमुख स्थल है। और ये हमें पता है कि कहां है? भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बागोर सभ्यता स्थल का जो उत्खनन कार्य था वो किसने किया था? ए ऑप्शन है वीरेंद्रनाथ मिश्र ने, बी ऑप्शन है एल.सी. लेस्ट्री ने, सी है रतन चंद अग्रवाल ने, डी है एच.डी. साकलिया ने। इसका बताओ जल्दी से। तो इसका जो उत्तर है वो ये आएगा, वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा ये इसको उत्खनन किया गया था बागोर सभ्यता का। ठीक है, और वीरेंद्रनाथ जो मिश्र थे वो कहाँ के थे, मतलब किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे? वहां जो एक कार्य क्षेत्र था उनका पुणे विश्वविद्यालय। किया गया था। मध्य पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण अवशेष है, यहां से हमें प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बागोर के किस स्थान पर महासतिया नामक स्थल का उत्खनन किया गया था? ए ऑप्शन है तिलवाड़ा, बी ऑप्शन है महिसापुर, सी ऑप्शन है ओजियाना, डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आएगा? बी ऑप्शन होगा महिसापुर। ठीक है, बागोर में महासतिया नामक जो स्थल था उस पर उत्खनन किया गया था, वहां से हमें मृतकों के अवशेष
मिलते हैं। यहां से क्या मिले हमें? मृतकों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। किस सभ्यता को राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है? ए आहड़, बी कालीबंगा, सी बागोर, डी गणेश्वर। तो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताओं है उसका पालना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है पालना? तो बागोर जो सभ्यता है उसको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पशु जो पालन था के प्राचीन साक्ष्यों की हम बात करते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो क्या दिखाते हैं, हमें ये चीज दर्शाते हैं कि कृषि और जो ग्रामीण जीवन का जो विकास है उसका जो प्रारंभिक चरण है उसको दर्शाता है। ग्रामीण जीवन के विकास के शुरुआती चरण को दर्शाते हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया कि प्राचीन सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं? बागोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता से प्राप्त जो साक्ष्य थे उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वहां से क्या क्या मिला था। ये भी तो हमें पता रहना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला ए ऑप्शन क्या है? लघु पाषाण उपकरण, बी है तांबे की छेद वाली सुई, सी है लोहे के उपकरण, डी है पक्की ईंटें। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, क्या नहीं मिला था यहाँ से? पक्की ईंटें हमें यहाँ से मिली नहीं थी। ठीक है, बागोर से हमें एक तो लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं, दूसरा पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, दूसरा कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और तांबे की छेद वाली सुई हमें यहां से प्राप्त होती है, दूसरी लोहे के उपकरण हमें यहां से प्राप्त होते हैं, एक दूसरी। ठीक है, और ये एक मध्यकालीन मध्य पाषाण कालीन क्या है? सभ्यता है, यह हम सबको पता है। ठीक है, तो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता थी, इस कारण यहाँ पे आमतौर पर हमें पक्की जो ईंटें थी, पक्की ईंटों के साक्ष्य यहां से नहीं मिलते। तो पक्की ईंटों के साक्ष्य कहां से मिलना शुरू हुए थे? तो पक्की जो ईंटें थी उसकी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तिलवाड़ा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ए कोठारी नदी, बी लूनी नदी, सी बेड़च नदी, डी घग्गर नदी। तो ये हमारे कहाँ पे? लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तिलवाड़ा सभ्यता जो स्थल है, पहली बात तो बाड़मेर जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। यह भी मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तिलवाड़ा सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किसने किया था? ठीक है, उत्खनन कार्य की हम बात करते हैं, उत्खनन कार्य किसने किया था? पहली बात तो ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है, दूसरी बात उत्खनन कार्य किसने किया था? ए ऑप्शन क्या है इसका? बीबी लाल,
बी ऑप्शन है वीरेंद्र नाथ मिश्र, सी ऑप्शन है रतन चंद अग्रवाल, डी ऑप्शन है अमलानंद घोष। तो इसका जो उत्खनन कार्य था वो वीएन मिश्र द्वारा किया गया था। वीएन मिश्र के द्वारा ये उत्खनन कार्य किया गया था, जहां से हमें क्या प्राप्त हुए थे, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, और इसके अलावा हमें पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं यहां से। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। वीएन मिश्र द्वारा एक पुस्तक लिखी हुई है, बागोर एंड तिलवारा लेट मेसोलिथिक कल्चर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया का संबंध किस स्थल से है? वैसे तो ऑप्शन क्वेश्चन से ही हमें पता चल गया है, बागोर एंड तिलवारा। ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, फिर भी देख लेते हैं। ए आहड़ और गिलुंड, बी है बागोर और तिलवाड़ा, सी है कालीबंगा और बालाथल, और डी है गणेश्वर और सुनारी। तो हमें वैसे तो क्वेश्चन से ही पता चल गया, बुक के नेम से ही, बागोर है तिलवाड़ा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाली जिले में स्थित है? ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन है सोजत, बी है जायल, सी है बूढ़ा फुस्कर, डी है डीडवाना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये पाली जिले में स्थित है। ठीक है, सोजत जो है पाली जिले में स्थित है, एक पुरातात्विक ही ये क्या है, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, और हम बात करते हैं जायल, जो है ये नागौर में स्थित है, पुरातात्विक स्थल है ये भी। बूढ़ा फुस्कर की हम बात करते हैं तो ये अजमेर में है। ठीक है, और डीडवाना की हम बात करते हैं तो ये भी नागौर में। तो पाली जिले में जो कौन सा पुरातात्विक स्थल है, सोजत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ए है घग्गर नदी, बी है कोठारी नदी, सी है बनास नदी, डी है बेडस नदी। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता बेडस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, विकसित हुई है। ये बनास सभ्यता जो थी, ये सभ्यता की हम बात करते हैं तो बनास संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि इसके कई स्थल बनास नदी जो बेसिन होती है उसमें भी पाए गए हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आहड़ के प्राचीन नाम क्या थे? ए ऑप्शन है धूलकोट, ताम्रवती नगरी, बी है अगाटपुर, आरपुर, सी है गोरे कोठे, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों, मतलब ये और ये। तो आहड़ का जो प्राचीन नाम है वो अगाटपुर और क्या था बताओ, और आरपुर थे। जबकि स्थानीय नाम में हम बात करते हैं तो स्थानीय में इसको धूलकोट कहा जाता है। ठीक है, और यहां से उत्खनन में हमें क्या मिलती है, तांबे की भट्टियां मिली है। इसी के कारण इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। तो प्राचीन नाम हमें पता चल के धूलकोट, इसको स्थानीय नाम धूलकोट में कहा जाता था, अगाटपुर आजपुर इसको कहा जाता है, और ताम्रवती नगरी इसलिए कहा जाता है कि उत्खनन में हमें तांबे की भट्टियां मिली है। ठीक है, समझ में आ गया। ए ऑप्शन इसका सही है और बी भी इसका सही है, तो हमारे पास डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी मिला के। अगले पे आते हैं। आहड़ सभ्यता के उत्खनन में किन पुरातत्वविदों का योगदान रहा है? कौन कौन उत्खनन करता थे? ठीक है, ए ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, आरसी अग्रवाल, एच डी साकलिया, बी ऑप्शन है नयराम साहनी, ठीक है, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, सी ऑप्शन है बीवी लाल, बी के थापर, एम डी खरई, डी ऑप्शन है वीरेंद्र नाथ मिश्र, बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल,
ठीक है, और HD साठ हो गया। ये प्रमुख क्या थे, उत्खनन करता थे। ठीक है, जिन्होंने जो ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो रहस्य थे इसके, उसको उजागर इन्होंने किया। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, आहट सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है और जहां तांबे की भट्टियां प्राप्त हुई है। तो आहट को ए ऑप्शन है धूलकोट, बी है अघाटपुर, सी है ताम्रवती नगरी, डी है कोटे। तो तांबे की भट्टियां है प्राप्त हुई है, तो इसका ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। साक्ष्य मिले हैं और तांबे के व्यापक उपयोग और प्रसंस्करण को ये दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आहट सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन गोरे और कोटे किस रंग के थे। ठीक है, यहाँ पे रंग पूछा है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आहट सभ्यता से जो प्राप्त मिट्टी के बर्तन थे उनको क्या कहा जाता है। तो अगर क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो उसको ऑप्शन में होगा ऐसे, फिर गोरे और कोटे। ठीक है, तो चलिए इस पे आते हैं। ए लाल और सफेद, बी काले और लाल, सी है नीले और काले, डी है हरे और पीले। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। किस रंग के थे, काले और लाल कलर के। ठीक है, और इसको ये गोरे और कोटे क्या है, स्थानीय भाषा में इसको ये कहा जाता था, क्या स्थानीय भाषा में ये बोला जाता था उनको। ठीक है, समझ में आ गया। अगले पे आते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे। आहट सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों में कौन सा एक व्यापारिक केंद्र होने का प्रमाण है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, बिना हत्थे का जलपात्र, लापिस लाजुली के अवशेष, सी बाट वजन वेट, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसने क्या पूछा है, व्यापारिक केंद्र होने के प्रमाण क्या है, साक्ष्य क्या है। तो इसमें यह भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आहट से जो बाट जो वजन था, लापिस लाजुली अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान था वहां से आयातित होता था, और बिना हत्थे के जो ईरानी जलपात्र थी उनकी प्राप्ति आहट के जो व्यापारिक केंद्र थे उनके होने के संकेत देती है। ठीक है, तो सारे सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आहट सभ्यता में संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी देने वाले साक्ष्य क्या है। ए ऑप्शन है 2 मुंह वाला चूल्हा, बी है 6 चूल्हे एक साथ, सी है सिलबट्टा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी जो देते थे वो साक्ष्य क्या है, 6 चूल्हे एक साथ। ठीक है, तो हमें क्या है कि आहट का जो एक स्थान था वहां पर 6 चूल्हे का एक साथ मिलना क्या दर्शाता है, संयुक्त परिवार या सामूहिक जो भोजन की परंपरा थी उसकी तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ठीक है, आहट सभ्यता से प्राप्त बनास का बेल किसका प्रतीक है। ए कृषि का, बी व्यापार का, सी धार्मिक अनुष्ठान होगा, डी मणिमूर्ति का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मणिमूर्ति होगा। आहट से मिट्टी के बेल की क्या में, बेल की मणिमूर्ति मिली है। इसे बनास का बेल भी कहा जाता है, जो कि तत्कालीन कला और संभवतः पशुधन के महत्व को यह दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
गिलुन सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ए बनास नदी, बी लूनी नदी, सी कोठारी नदी, डी बेड़च नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा बनास नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, गिलुन सभ्यता कहाँ पे है? राजसमंद जिले में है। ठीक है, और ये एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ये भी क्या था? एक बनास संस्कृति का हिस्सा था। बनास संस्कृति का हिस्सा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। गिलोन सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खनन कार्य किसने किया? ये ऑप्शन है बीबी लाल, वीएस शिंदे, ग्रेगरी पोर्शल। बी ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल और एचडी साकलिया। सी है दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। डी ऑप्शन है वीएन मिश्र, बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताओ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? बीबी लाल, वीएस शिंदे और ग्रेगरी पोर्शल थे। इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इसमें तो इसका क्वेश्चन क्या है? गिलुन सभ्यता से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? ए पक्की ईंटें, बी हाथीदांत की चूड़ियां, सी 5 प्रकार के मृदभांड, डी उपयुक्त सभी। तो गिलुन से हमें पक्की ईंटें भी प्राप्त हुई है, हाथीदांत की चूड़ियां भी हमें प्राप्त होती है, 5 प्रकार के मृदभांड भी यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें पत्थर की गोलियां भी, पत्थर की गोलियां यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात, मिट्टी के खिलौने भी यहां से प्राप्त हुए हैं। हुए हैं। तो क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पहला साक्ष्य है कि पक्की ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है, हाथीदांत की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई है, 5 प्रकार के मृदभांड है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा पत्थर की गोलियां और मिट्टी के खिलौने यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बालातल सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? ए है राजसमंद, बी है भीलवाड़ा, सी है उदयपुर, डी है चित्तौड़। तो बालातल जो सभ्यता है वो उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, दूसरी, ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र है, महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? ए ऑप्शन है बीबी लाल, बी है वीएन मिश्र, सी है आरसी अग्रवाल, डी है अमलानंद घोष। ठीक है, तो इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? वीएन मिश्र के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालातल सभ्यता सिंधु नदी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उससे जुड़ाव का क्या प्रमाण मिलते हैं हमें? ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है लोहे की भट्टियां, बी है 11 कमरों का एक भवन मिलता है, सी है कुआं, या फिर डी है हाथ से बुना हुआ कपड़ा। तो बालातल सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिंक मिलता है वो किस कारण मिलता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा
कि बालाथल में क्या थे, 11 कमरों का एक बड़ा सा भवन मिलता है। ये सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उससे जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। हालांकि ये मुख्य रूप से तो ताम्र पाषाण कालीन ही स्थल है, पर यहां से इसका लिंक जुड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ओजियाना, अगला क्वेश्चन है ओजियाना स्थल। ओजियाना सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, ए है बनास नदी, बी है खारी नदी, सी है बेड़च नदी, डी है कोठारी नदी। तो इसमें कौन सा आएगा? खारी नदी आएगा। ओजियाना जो है कहां पे? पहले तो भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा जिले में है, खारी नदी के किनारे है। ठीक है, और क्या साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं? गाय और बैल की हमें क्या मिली? यहां से मण मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, प्राप्त हुई है। तो वापस से बताते हैं, ओजियाना सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? तो यहां से पहले तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं भी, ओजियाना सभ्यता किस जिले में? तो भीलवाड़ा जिले में है। किस नदी के किनारे है? तो खारी नदी के किनारे है। यहां से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो गाय व बैल की मण मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो यहां से 3 क्वेश्चन पुटअप्स हो सकते हैं कि कौन से जिले में है। ठीक है, पहला हो गया कौन से किनारे के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, क्या साक्ष्य में यहां से प्राप्त हुआ? तो यहां से संभावना 3 क्वेश्चन ही है, बेसिकली इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पर यहां से 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। आरपीएससी नहीं पूछ सकती, पर अधीनस्थ बोर्ड यहां से पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ओजियाना सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, तो ए है बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी, वी एन मिश्र, मतलब वीरेंद्र नाथ मिश्र, एच डी साकलिया, डी है बी वी लाल। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी जो थे, उन्होंने इसका उत्खनन कार्य किया, ठीक है। और जस्ट ऊपर पढ़ा है कि ये भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे ये स्थित है। गाय और बैल की मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही नहीं है? ए, इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सी है, इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल ने की थी। डी है, ये प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा काल दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो गलत होगा वो है इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल ने की थी, तो इसका सी इसका रॉन्ग होगा। कालीबंगा की जो खोज थी वो 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। जबकि जो आर.सी. अग्रवाल थे, आर.सी. अग्रवाल, उन्होंने किसकी की? आर्य सभ्यता के उत्खनन में इनका योगदान था। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। पहली बात, कालीबंगा को एक शाब्दिक अर्थ में काली चूड़िया कहते हैं, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये प्राग हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों काल से ही संबंधित है। तो 3 तो वैसे ही सही हो गए। सी इसको आर.सी. अग्रवाल जो था वो आर्य सभ्यता से संबंधित है,
उत्खननकर्ता में। तो इसके जो खोजकर्ता थे, उत्खननकर्ता थे, वो 1952 के अंदर इसके उत्खनन किया गया। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी उत्खनन कार्य किया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? ये क्वेश्चन आता है। अभी हमने पढ़ा है कि देख लेते हैं। ए अमलानंद घोष, बी है बीबी लाल, सी है बी के थापर, डी है एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी। तो इसकी खोज जो थी अमलानंद घोष द्वारा की गई है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा 1952 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? ए ऑप्शन है बीबी लाल, बी के थापर, अमलानंद घोष, एलपी टेसीटोरी, डी है दयाराम साहनी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा बीबी लाल और बी के थापर। 1961 से लेकर 1969 तक बीबी लाल, बी के थापर के नेतृत्व में किया गया था। खोजकर्ता की हम बात करते हैं तो अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस कालखंड से संबंधित है? ए है 3000 से 2000 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है इसका 2600 से 1900 ईसा पूर्व, सी है 1500 से 600 ईसा पूर्व, डी है 600 से 300 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व जो है वो काली सभ्यता का मुख्य रूप से कालखंड है, इसके बीच माना जाता है, और जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण का हिस्सा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की थर्ड कैपिटल कहा है। ये कहा है, तो ये कहा है, तो ये जो स्थल है ये शहरी और रणनीतिक महत्व को ये दर्शाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और अगले पे आते हैं। कालीबंगा से प्राप्त जुटे हुए खेत के साक्ष्य किस दिशा में मिले? ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पूर्व, सी उत्तर पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा दक्षिण पूर्व में। कालीबंगा से जो प्राप्त जुटे हुए खेत के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो दक्षिण पूर्व दिशा में मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ एक खेत में 2 फसलें उगाई जाती थी। एक खेत में 2 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट होगा। अगले पे चलते हैं। कालीबंगा में एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य कौन सी फसलों के थे? यह हमें पता चल गया कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी, पर वो कौन सी थी? कौन सी थी? तो ऑप्शन में देखते हैं। ए गेहूं और चना, बी है जौ और सरसों, सी है बाजरा और चावल, डी है गेहूं और चना, जौ और सरसों। तो कालीबंगा से प्राप्त जुटे हुए खेत के साक्ष्य हमें बताते हैं कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी, जिसमें हमारे पास गेहूं, जौ, चना और सरसों ये प्रमुख थे इनमें से। ए और बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है ए और बी इसका राइट हो जाएगा। अगले पे आते हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड के कितने साक्ष्य प्राप्त हुए? ए 5, बी 6, 7, 8। तो सी इसका करेक्ट होगा 7
विकसित हड़प्पा काल से, कालीबंगा का जो विकसित हड़प्पा काल था वहां से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जो संभवतः हमें यह दिखाता है कि धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञों के लिए उपयोग में लिए जाते थे। धार्मिक अनुष्ठान या फिर कह सकते हैं कि यज्ञों के लिए यूज में दिए जाते थे। तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगले पे हम आते हैं। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यहाँ कच्ची ईंटों का उपयोग प्रमुख था। बी, यहाँ स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव था। सी, यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली है जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध दर्शाती है। डी, यहाँ से कोई भी युगल आदान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कौन सा यहाँ से गलत है कथन, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में है कि कथन असत्य पूछा है, तो सबसे पहले ये हमें देखना होगा कौन सा सत्य है। तो सत्य कथन में हम देखते हैं यहाँ से कच्ची ईंटों का प्रयोग प्रमुख था, बिल्कुल, तो ये करेक्ट है। स्पष्ट जल निकासी थी, उसकी प्रणाली का अभाव था, ये भी सही है। यहाँ से बेलनाकार मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त होती है, जो कि कौन सी सभ्यता से संबंध दर्शाती है? मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उससे इसका संबंध दर्शाती है। और डी ऑप्शन यह है कि यहाँ पे युगल समाधान साक्ष्य नहीं मिला है, ये यहाँ कहने का मतलब है। तो ये डी ऑप्शन है वही असत्य है, डी ऑप्शन असत्य है। हम यहाँ से हमें युगल समाधान हम लोग को मिलता है। ठीक है, युगल समाधान मतलब 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाने का, 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि अंतिम संस्कार की जो प्रथा है उनको ये दर्शाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है कथन है सत्य है, वो डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले पे हम चलते हैं। कालीबंगा में गरीब हीन दीन बस्ती किसे कहा जाता है, कहा गया है? ए, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, निचले नगर को, या डी में ए या बी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निचले नगर जो था मुख्य रूप से कच्ची ईंटों से बना था। ये किससे बना था? कच्ची ईंटों से बना था, और इसे गरीब या हीन दीन बस्ती के रूप में वर्णित किया गया है। जबकि जो पश्चिमी जो टीला है वो प्रशासनिक कार्यों के लिए था। पश्चिमी जो टीला है वो किसके लिए था? दुर्ग कह सकते हैं, वो प्रशासनिक कार्यों के लिए था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कालीबंगा से प्राप्त किस साक्ष्य से शल्य चिकित्सा या फिर मस्तिष्क शोध की जानकारी मिलती है? ए है 6 छेद वाली खोपड़ी, बी लकड़ी की नालियां, सी भूकंप के साक्ष्य, डी हाथी दांत का कंगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 छेद वाली खोपड़ी, एक बच्चे की खोपड़ी थी ये। ठीक है, इसके प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिलते हैं, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य किस रूप में हमें मिले हैं?
ए टूटी हुई दीवारें, बी मकानों में दरारें, सी झुकी हुई इमारतें, डी उपयुक्त सभी। तो भूकंप के साक्ष्य हमें किस रूप में मिले हैं? मकान में दीवारों के रूप में साक्ष्य हमें मिले हैं, जो कि प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य माने जाते हैं विश्व में। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य माना जाता है विश्व में। ठीक है, तो भूकंप के साक्ष्य हमें मकान के दरारों के रूप में यहाँ कालीबंगा से मिलते हैं, और ये जो साक्ष्य हैं विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य के रूप में इनको माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कालीबंगा में संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1952, बी 1961, सी 1985, डी 1995। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 1985 के अंदर जो भी कालीबंगा के उत्खनन में जो प्राप्त अवशेष थे उनके संरक्षण और प्रदर्शन के लिए 1985 के अंदर एक संग्रहालय की स्थापना यहाँ पे करी गई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। लौह युग की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इस काल को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी ताम्रपाषाण सभ्यता, डी मध्यपाषाण सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। राजस्थान में लौह युगीन सभ्यता के प्रमुख स्थलों में कौन सा शामिल नहीं है? ए अनूपगढ़, बी तरखान वाला डेरा, सी चक 64, डी आहड़। तो आहड़ तो देखो सीधी सीधी है कि ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, जबकि अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64 ये क्या है? लौह युगीन सभ्यता है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये आहड़ जो है शामिल नहीं है लौह युगीन सभ्यता के प्रमुख स्थलों में, और बाकी ए और बी सी तीनों शामिल है, लौह युगीन सभ्यता से संबंधित रहता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मत्स्य महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो मत्स्य महाजनपद का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मत्स्य महाजनपद का क्षेत्र किन जिलों में विस्तृत था? कहां तक ये फैला हुआ था? ए जयपुर, अलवर, भरतपुर, बी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सी बीकानेर, नागौर, डी कोटा, बूंदी। तो इसका जो क्षेत्र था वो जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में विस्तृत था। और इसके अलावा हम बात करें अभी के हिसाब से कोटपुतली, डींग जिले भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटपुतली और डींग जिले, यहां तक ये फैला हुआ था। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? ए मथुरा, बी विराटनगर, सी नगरी, डी इंद्रप्रस्थ। तो इसका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, आधुनिक बेराट, कोटपुतली थी, जिसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद कौन सा महाजनपद शक्तिशाली हो गया था? ए सूरसेन, बी मत्स्य, सी शिवी, डी कुरु। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद मत्स्य महाजनपद जो था वो शक्तिशाली हो गया था, लेकिन बाद में चेदी महाजनपद जो था
महाजनपद जो था उसने हराया इसको। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए मथुरा, बी विराटनगर, सी नगरी, डी इंद्रप्रस्थ। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और इसका जो क्षेत्र की हम बात करते हैं तो विस्तृत था भरतपुर, अलवर का पूर्वी भाग, पूरा अलवर नहीं था, अलवर का पूर्वी भाग था। डींग इसमें आया था, धौलपुर और करौली तक ये फैला हुआ था, राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। इसका जो क्षेत्र था कहां तक ये फैला हुआ था? जिसमें अलवर था, अलवर का पूर्वी भाग आता है, भरतपुर था, डींग था, धौलपुर था और करौली था। इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पे हम आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? ए विराटनगर, बी मथुरा, सी मध्यमिका या नगरी, डी इंद्रप्रस्थ। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्यमिका नगरी। सीवी जनपद का जो क्षेत्र है वो कहां आता है? क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़ में था। और इसकी जो राजधानी थी वो मध्यमिका नगरी थी, जिसे आज भी नगरी या चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो क्षेत्र था उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में फैला। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सीवी जनपद की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? कि कहां से हमें सीवी जनपद की जानकारी मिलती थी, वो स्रोत कौन से है? ए महाभारत, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, बी बरली अभिलेख, सी सीवी जनपद के सिक्के, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। हमें जानकारी के जो स्रोत है वो महाभारत भी है, अष्टाध्यायी भी है, महाभाष्य भी है, बरली अभिलेख से भी जानकारी मिलती है हमें। ठीक है। और ये महाभारत है। और दूसरी बात है अष्टाध्यायी की हम बात करते हैं तो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी है। महाभाष्य की हम बात करते हैं तो पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। और बरली अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है, जिससे साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से ये प्राप्त होती है। सीवी जनपद के सिक्के भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इस स्रोत के लिए। जानकारी है सीवी जनपद की है तो ये सिक्के भी है, यहाँ से प्राप्त हुए, तो इसके स्रोत के रूप में हम इनको ले सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों सही है तो डी ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी है, वो सही होगा। अगले पे आते हैं। मध्यमिका की खोज किसने की थी? मध्यमिका की खोज किसने की थी? ए डी आर भंडारकर, बी कलाइल, सी केवी सौंदराजन, डी अमलानंद घोष। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। माध्यमिक नगरी की जो थी खोज कलाइन ने की थी। ठीक है। और बाद में फिर डी आर भंडारकर और के बी सौंदराजन, इन दोनों ने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था। ठीक है। खोज इसने की, कलाइन ने, उत्खनन जो था डी आर भंडारकर और के वी सौंदराजन के द्वारा किया गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा? प्रश्न में खोज पूछी है तो क्लाइल बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर उत्खनन करता पूछता तो डी आर भंडारकर और के वी सौंदराजन, ये दो इसमें करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। राजस्थान का प्रथम उत्खलित खनिज स्थल कौन सा है? ए कालीबंगा, बी आहट, सी मध्यमिका, डी बागौर। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्यमिका राजस्थान का पहला उत्खनित
स्थल है जहां से सीवी जनपद से संबंधित हमें क्या बोलते हैं, सीवी जनपद से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें सीवी जनपद के सिक्के हैं। सीवी जनपद के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। साक्ष्यों में क्या मिलता है, सिक्के हैं, ठीक है। दूसरी बात है बहुत साक्ष्य भी यहां से हमें मिलते हैं, ये थोड़े महत्वपूर्ण है। एक सिक्के यहां से मिलते हैं, बहुत साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। वो इसका करेक्ट होगा सी, सही हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बरली अभिलेख राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बिलोत माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। तो जिला इसने पूछा है कि किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, अजमेर, बी है चित्तौड़, सी है भीलवाड़ा, डी है उदयपुर। तो अजमेर से यह प्राप्त हुआ है, ठीक है। बरली अभिलेख जो था 1912 में गौरी शंकर हीरा चंद जो थे, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा को कहां से, अजमेर के बिलोत माता जो मंदिर था वहां से प्राप्त हुआ। और दूसरी बात एक पॉइंट और है कि राजस्थान का प्राचीनतम राजस्थान का क्या है, प्राचीनतम अभिलेख, ठीक है। बरली अभिलेख जो किया गया था ये कब का है, 443। बरली अभिलेख कब का, ये 443 ईसा पूर्व का है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं कि एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कौन से मंदिर के पास मिला है। तो इसका क्या होगा, बिलोत माता मंदिर के पास मिला है। किसने खोजा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। कौन सी सन, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। 1912 में गौरी शंकर हीराचंद को मिला था। 3 क्वेश्चन ये हो गए। चौथा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। तो ये 4-5 क्वेश्चन, इसमें से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। आरपीएससी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछी, पर आरएसएस भी डायरेक्ट उठाई ऐसे क्वेश्चन ही पूछे, ठीक है। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बरली अभिलेख के अनुसार मध्यमिका किसका केंद्र था। ए बौद्ध धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का और डी वैष्णव धर्म का। तो इसका सी करेक्ट होगा। बरली अभिलेख के अनुसार माध्यमिका जो था वो जैन धर्म का केंद्र था और इस क्षेत्र में जैन धर्म के प्रभाव को ये दर्शाता है। बौद्ध धर्म के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं वैसे तो, सिक्के भी वहां से मिलते हैं, ठीक है। पर बरली अभिलेख जो अभिलेख था उसके अनुसार हमें जैन धर्म के साक्ष्य भी मिलते हैं। बरली अभिलेख के बारे में अभी पढ़ा है कि 443 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसके अलावा 1912 को गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा को अजमेर में बिलोत माता मंदिर के पास ही मिलता है, ठीक है। ये हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मालव जनपद का क्षेत्र किन जिलों में विस्तृत था? ए जयपुर टोंक, बी अलवर भरतपुर, सी उदयपुर चित्तौड़, डी कोटा बूंदी। तो इसका करेक्ट होगा, जयपुर टोंक जिलों में विस्तृत था, ये इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, मालव जनपद की राजधानी क्या थी? ए विराटनगर, बी नगरी टोंक, सी मथुरा, डी इंद्रप्रस्थ। तो मालव जनपद की जो राजधानी थी वो नगरी थी, जो कि आधुनिक टोंक जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है ये? आधुनिक टोंक जिले में स्थित है। नगरी पुराना नाम था इसका, आधुनिक टोंक जिले में यह स्थित है, मालव जनपद की राजधानी कैपिटल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, किस जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है? ए सीवी जनपद, बी मालव जनपद, सी अर्जुन जनपद, डी योध्या जनपद। किसको कहा जाता है? बी इसका करेक्ट होगा, मालव जनपद सभ्यता जो थी उसको क्या कहा जाता है? खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। जहां से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? 6000 से अधिक मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं, यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मालव जनपद से प्राप्त जो मूर्तियां थी उनमें से कौन सी देवताओं की मूर्तियां मिली है? कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है? ए महिषासुरमर्दिनी, बी लक्ष्मी, सी दुर्गा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से हमें महिषासुरमर्दिनी की भी मूर्तियां मिलती है, ठीक है, लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, सबकी मिलती है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमें क्या मिलता है? यहाँ से गणेश जी भी मिलते हैं, गणेश जी की मूर्तियां यहाँ से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी बात है शिवलिंग की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त होती है, जो कि ये चीजें क्या दर्शाती है? तत्कालीन जो धार्मिक विश्वास है, ठीक है, धार्मिक विश्वास को दर्शाते हैं। क्या चीजें हमें यहाँ से मिली है? मालव जनपद से कौन कौन सी मूर्तियां जो देवी देवताओं की हमें यहाँ से प्राप्त हुई है? महिषासुरमर्दिनी की यहाँ से प्राप्त हुई है, लक्ष्मी की यहाँ से प्राप्त हुई है, दुर्गा की प्राप्त हुई है, गणेश जी की प्राप्त हुई है, शिवलिंग की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, और भी चीजें हैं, वो आगे क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें बताएंगे, और भी चीजें, काफी चीजें प्राप्त हुई है। एक अलग से छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, जैसे कि मालव जनपद का, बागोर सभ्यता, कालीगंगा सभ्यता, इनके एक छोटे छोटे टॉपिक्स का बिल्कुल डिटेल एनालिसिस में आने वाले दिनों में, या तो फिर एक सिंपल एआई वीडियो के थ्रू या फिर खुद ही वीडियोस बना के सिंपल लेक्चर्स में, वो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। योध्या जनपद ने किन शासकों को पराजित किया था? ए मौर्य शासक को, बी कुषाण शासक को, सी गुप्त शासकों को, डी शक शासकों को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अयोध्या जनपद जो थे उन्होंने कुषाण शासकों को पराजित किया था, ठीक है। और जो अयोध्या जो वीर थे, ये क्या थे? ये कौन सी उपाधि धारण करते थे? अयोध्या वीर की उपाधि धारण करते थे। कौन सी धारण करते थे? अयोध्या वीर की उपाधि धारण करते थे। और शक राजा रुद्रदामन जो था, उनके जूनागढ़ जो अभिलेख है उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। शक शासक है कौन से? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का जो शक शासक है रुद्रदामन, उनका कौन सा है? जूनागढ़ वाला जो अभिलेख है, जूनागढ़ वाले
अभिलेख में ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेराट विराट नगर में अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हमें यहाँ से बेराट से अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। पहला जो था, फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो वो कौन सा? कैप्टन बर्ड जो थे उनको कहां से प्राप्त हुआ? बीजक की पहाड़ी से। इसको बारहू अभिलेख भी कहते हैं, बारहू अभिलेख। जो सेकंड की हम बात करते हैं, ये किसको प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ? ये कलाइल को प्राप्त होता है। ठीक है, और ये कहां से? भीम पहाड़ी से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बेराट से 2 अभिलेख हम उनको मिलते हैं अशोक के। पहला जो था कैप्टन बर्ड को मिलता है, वो बीजे की पहाड़ी से मिलता है, इसको बारहू अभिलेख भी कहते हैं। दूसरा कलाइल को मिलता है, ये भीम पहाड़ी से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बारहू अभिलेख में जो किसको प्राप्त हुआ था? ये बारहू अभिलेख कैप्टन बर्ड को प्राप्त हुआ था। कैप्टन बर्ड को प्राप्त हुआ था कहां पे? बीजक पहाड़ी से। ठीक है, ये बेसिक हो गया। तो इसमें यह है कि अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए देव नाम प्रियदर्शी, बी मगध का राजा, सी बौद्ध संघ और धर्म में विश्वास व्यक्त करने वाला, डी उपयुक्त सभी। तो किस किस नाम से है? तो ए भी सही है इसका, देव नाम प्रियदर्शी और मगध का राजा इसको कहा गया है। और इसमें ही अशोक द्वारा बौद्ध धर्म, बुद्ध संघ धर्म में अपने विश्वास की अभिव्यक्ति भी मिलती है। ये सारी चीजें इसमें उल्लेख है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बारहू अभिलेख से बौद्ध धर्म की कितनी पुस्तकों की जानकारी मिलती है? 5, 6, 7, 8। बारहू अभिलेख से बौद्ध धर्म की हमें 7 पुस्तकों की जानकारी मिलती है, और इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जो प्रसार था उसको दर्शाती है। ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर सही होगा, आंसर हमारा सेवन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बेराट के उत्खननकर्ता कौन थे? ए दयाराम साहनी, बी नील रतन बनर्जी, सी कैलाशनाथ दीक्षित, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों ही सही है, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और सी कैलाशनाथ दीक्षित। तीनों ही इसके उत्खननकर्ता थे, जिन्होंने मौर्यकालीन स्तर के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को उजागर किया था इन्होंने। तो इसका डी करेक्ट आ जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सही है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने बेराट की यात्रा के दौरान इसे किस नाम से संबोधित किया था? पिये लो यो टोलो, सिल्क सिटी प्राचीन नगरी, या बौद्ध भूमि। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चीनी यात्री हेनसांग जो थे, उन्होंने अपनी यात्रा जो वृतांत थी उसमें बेराट को पी लो यो टो लो कहा था। इसमें 8 क्या बौद्ध मठों का उल्लेख है किया, और 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया अपनी जो यात्रा वृतांत थी उसमें, जिन्हें किसने नष्ट किया था? हूण राजा थे। हूण राजा कौन? मिहिर कुल जो थे उन्होंने
नष्ट कर दिया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बेराट से पूर्ण राजा मीरकुल द्वारा नष्ट किए गए बौद्ध मठों की जानकारी किस चीनी यात्री ने दी थी? ये अभी पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा है। ये देखते हैं। ए फायान, बी हैंसोंग, सी इत्सिंग, डी जुआन जोंग। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हैंसोंग की जो यात्रा वृतांत है उसमें हमें ये जानकारी मिलती है। 8 बौद्ध मठ थे, मीरकुल द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बेराट की खुदाई के दौरान यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? ए लोहे के उपकरण, बी सोने की संदूक, सी चांदी के सिक्के, डी पत्थर के औजार। तो यहाँ से जयपुर के जो महाराजा राम सिंह द्वितीय के दौरान जो उत्खनन किया गया था उसके दौरान सोने की एक संदूक यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें संभवतः हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। ठीक है, ये इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बेराट से कितने इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनमें 16 यूनानी सिक्के राजा मिनंडर के थे? ए 12, बी 16, सी 28, बी डी 32। तो बेराट से हमें कुल कितने सिक्के प्राप्त हुए? तो 28 तो हमारे पास इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए। 28 तो इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें से 16 जो थे वो यूनानी राजा थे मिनेंडर के थे, जो मौर्योत्तर काल में इस क्षेत्र के विदेशी व्यापार और सांस्कृतिक जो संबंध थे उनको दर्शा। तो करेक्ट आंसर जो होगा 28 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नौवा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? ए भरतपुर, बी अलवर, सी सीकर, डी नागौर। तो नौवा सभ्यता स्थल है वो भरतपुर जिले के जो डींग है, डींग में स्थित है। ये मौर्योत्तर काल से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नौवा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? ए आरसी अग्रवाल, बी अमलानंद घोष, सी बीबी लाल, डी वीरेंद्रनाथ सर्वियन मिश्र। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नौ सभ्यता का उत्खनन आरसी अग्रवाल द्वारा किया गया। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौ सभ्यता से प्राप्त झाक बाबा की मूर्ति किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल, गुप्त काल। तो ये झाक बाबा की जो मूर्ति है नौ सभ्यता से जो प्राप्त हुई है वो शुंग काल से संबंधित है। विशालकाय मूर्ति है। ठीक है, और इस क्षेत्र में यक्ष पूजा की प्राचीन परंपरा को ये दर्शाती है झाक बाबा। ठीक है, उसी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बड़वा अभिलेख राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो मोखरी वंश के महासेनापति बल की जानकारी देता है? ऑप्शन है इसके कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, सही ऑप्शन होगा वो बारा होगा। बड़वा अभिलेख जो था 238 ईस्वी का है, बारा जिले में है स्थित है। मोखरी वंश के महासेनापति बल की जानकारी देता है। यहां से 4 स्तंभ प्राप्त हुए हैं
जिनमें से तीन पर लेख उत्कीर्ण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पे हम आते हैं क्वेश्चन पे। रंगमहल सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? ए श्री गंगानगर, बी हनुमानगढ़, सी बीकानेर, डी चूरू। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हनुमानगढ़ में रंगमहल सभ्यता स्थल है। ये भी मौर्योत्तर जो काल था उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। रंगमहल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? इसके जो ऑप्शन है वो डॉक्टर हन्ना रीड, स्वीडन से थी, आरसी अग्रवाल, अमलानंद घोष, बी विलोम। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हन्ना रीड द्वारा ये किया गया था। जहां से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? चावल, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। क्या क्या साक्ष्य मिलता है? एक तो चावल मिलता है, मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिलती है, और एक चीज और मिलती है, गुरु शिष्य की कुषाणकालीन मूर्ति यहां से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। उत्खनन कार्य डॉक्टर हन्ना रीड द्वारा किया गया था। ये मूलतः कहाँ की थी? स्वीडन की रहने वाली थी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बयाना भरतपुर में भीम लाट का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, विष्णुवर्धन, लक्ष्मण सेन या बाबर। तो ये विष्णुवर्धन जो थे उनके द्वारा ये करवाया गया था। बयाना में जो वरिक वंश के राजा थे विष्णुवर्धन, उन्होंने भीमलाट का निर्माण करवाया था। इसे समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि विष्णुवर्धन जो थे वो समुद्रगुप्त जो थे उनका सामंत था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है? ए चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ, बी बयाना का भीमलाट, सी रणथंभौर विजय स्तंभ, डी मंडोर विजय स्तंभ। तो बयाना का जो भीमलाट है वो पहला विजय स्तंभ है राजस्थान का। समुद्रगुप्त के विजय का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है भीमलाट को। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बयाना के पास नगलाछेल नामक स्थान से गुप्त काल के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है 1921, 1948, 1000 या 500। तो 1921 हमें गुप्त सिक्के प्राप्त हुए हैं बयाना के पास जो नगलाछेल नामक स्थान है वहां से। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बारडोली चित्तौड़गढ़ में शिव मंदिर का निर्माण किस हूण राजा ने करवाया था? ऑप्शन है तोरमाण, मेहरकुल, अत्रि, मिहिरभोज। किसने करवाया था? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेहरकुल जो थे उनके द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। जेम्स टोड जो थे उन्होंने इस मंदिर को प्रकाश में लाया। जेम्स टोड ने इस मंदिर को प्रकाश में लाया था। जेम्स टोड जो थे उन्होंने इस मंदिर को प्रकाश में लाया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। चारचोमा कोटा यह किस देवता का चतुर्मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है? चारचोमा से कौन से देवता का चतुर्मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, शिव का हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये क्या दिखाता है हमें? गुप्त कालीन जो शैव धर्म था उसके महत्व को दर्शाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। भीनमाल किस राजपूत वंश की राजधानी थी? ए पर्थिया, बी चौहान, सी चावड़ा राजपूत, डी
राठौर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, चावड़ा राजपूत। ठीक है, और बसंतगढ़ जो अभिलेख है उससे यहाँ से जानकारी मिलती है। कौन सा है अभिलेख? जिससे चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है हमें। बसंतगढ़ अभिलेख है, उस अभिलेख से हमें चावड़ा राजपूत जो वंश है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। चीनी यात्री हैंसोंग ने भीनमाल की यात्रा के दौरान इसे किस नाम से संबोधित किया था? ए पीलोमोलो, सिल्क सिटी, बौद्ध नगरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा पीलोमोलो। ठीक है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक भीनमाल एक विद्या का केंद्र भी था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भीनमाल से प्राप्त साक्ष्यों में शक सिक्के, रोमन एम्फोरा और यूनानी धोती सुराही का मिलान क्या दर्शाता है? ऑप्शन से स्थानीय व्यापार, विदेशी व्यापारिक संबंध, आंतरिक व्यापार या धार्मिक महत्व। तो ये क्या दर्शाता है? विदेशी व्यापारिक संबंध। भीनमाल से हमें क्या प्राप्त होते हैं? शक सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए, रोमन एम्फोरा यहाँ से प्राप्त होता है, यूनानी दो हत्ती सुराही मिलती है हमें। ऐसी कोई सुराही है तो हत्ती सुराही ये हो गई, तो ये यहाँ से हमें प्राप्त होती है। रोमन एम्फोरा मिलता है, शक सिक्के मिलते हैं। ये चीजें क्या दर्शाती है कि विदेशी व्यापारिक संबंध हमारा अच्छा था उस टाइम। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। शिशुपाल वध पुस्तक के रचयिता वाद और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत व खंड खादक के रचयिता ब्रह्मगुप्त किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन से भीनमाल, मंडोर, चित्तौड़, अजमेर। तो ये कहां से संबंधित है? भीनमाल से संबंधित है। और ब्रह्मगुप्त जो थे उनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन भी कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बसंतगढ़ अभिलेख राजस्थान के किस जिले में खेमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। तो सिरोही। बसंतगढ़ अभिलेख जो था सिरोही जिले के खेमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख जो है चावड़ा राजा थे वर्मलोत के काल में राजशील आबू के सामंत होने की हमें जानकारी देता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस को बन सकते हैं कि बसंतगढ़ जो अभिलेख है कौन सी ईस्वी का है? तो 625 ईस्वी का है। राजस्थान के किस जिले से हमें प्राप्त होता है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कहाँ से, कौन से जिले से प्राप्त होता है, कौन से मंदिर में स्थित है? तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि किसकी जानकारी देता है? तो ये चावड़ा, क्वेश्चन है चावड़ा राजा वर्मलोत के काल में राजशील आबू का सामंत होने की जानकारी देता है। जानकारी देता है। ठीक है, तो यहां से इतने क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। अरे अधीनस्थ बोल तो वैसे तो इसका जो मूल जो प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग जो जिला पूछा गया था तो वो जिला सी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिरोही। ठीक है, पर अदर क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बसंतगढ़ अभिलेख किस व्यवस्था की जानकारी देता है? ऑप्शन है राजशाही व्यवस्था, बी सामंती व्यवस्था, सी लोकतांत्रिक व्यवस्था, डी गणतांत्रिक व्यवस्था। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सामंती व्यवस्था जो थी उसकी जानकारी देता है, जहां एक राजा के अधीन सामंतों के जो अस्तित्व था उसका उल्लेख यहाँ से मिलता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मानसरोवर अभिलेख जो था चित्तौड़गढ़ में से कितने मौर्य राजाओं की जानकारी देता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो 4 राजाओं की हमें जानकारी देता है। ठीक है, कौन कौन से थे? महेश्वर, ठीक है, भीम, भोज और मान। ये 4 राजा है, उनकी जानकारी देता है। और ये क्या क्षेत्र, इस क्षेत्र में मौर्य जो थोड़ा शासन दिखाता है। ठीक है, अब 4 राजाओं के नाम पूछ ले तो ये 4 राजा। ठीक है, और मानसरोवर अभिलेख जो है वो कहाँ का था? चित्तौड़गढ़ का। एक क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है। कौन सी ईस्वी का था? एक क्वेश्चन यहाँ से पुट। 3-4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मूल जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 4 राजा कौन कौन से थे? महेश्वर थे, भीम था, भोज था और मान था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कर्णसोवा शिवालय अभिलेख कोटा से किस मौर्य राजा की जानकारी देता है? ऑप्शन है मान, धवल, भीम, भोज। तो धवल जो मौर्य राजा थे उसकी जानकारी हमें देता है। शिवालय जो अभिलेख है उससे हमें जानकारी देता है। राजस्थान में जो मौर्यों की जो के बारे में जो अंतिम जानकारी है, अंतिम जानकारी इसी से मिलती है। जानकारी है सबसे आखिरी जो अंतिम जानकारी है वो इसी से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भुजकुला अभिलेख जोधपुर से किस प्रतिहार राजा की जानकारी हमें देता है? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वर्षराज और मिहिर भोज। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। भुजकुला अभिलेख जो था जोधपुर में पार्वती माता मंदिर है, कौन सा है? पार्वती माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। और प्रतिहार राजा जो है, प्रतिहार राजा है नागभट्ट द्वितीय, इसकी जानकारी देता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। राजौरगढ़ अभिलेख जो था अलवर से किस प्रतिहार शासक की जानकारी हमें देता है? ऑप्शन है मिहिर भोज, महिपाल, मथनदेव, महेंद्रपाल। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मथनदेव। राजौरगढ़ अभिलेख जो है अलवर से मथनदेव प्रतिहार की जानकारी देता है, जो कन्नौज के राजा, किसके? कन्नौज के राजा थे, कौन थे? महिपाल। उसका ये क्या था? सामंत था। ये जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। गणेश सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है लूनी नदी, काकली नदी, घग्गर नदी, बेड़स नदी। तो काकली नदी के किनारे ये स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ताम्रवती नगरी, ताम्र संचय सभ्यता, धूलकोट, अगाधपुर। तो ताम्र संचय सभ्यता जो है इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबे के जो उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं, जो इसे ताम्रयुगीन संस्कृतियों का क्या केंद्र बिंदु बनाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। गणेश्वर सभ्यता से तांबा किन सिंधु घाटी स्थलों को भेजा जाता था? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर ए और बी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा, ए और बी। गणेश्वर से जो प्राप्त तांबे का जो उपयोग था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सिंधु घाटी सभ्यताओं के स्थलों को भेजा जाता था, और गणेश्वर के एक महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक केंद्र होने का जो प्रमाण है उसको ये दर्शाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुनारी सभ्यता स्थल से
किस काल की बस्ती के साक्ष्य हमको मिलते हैं? ऑप्शन है ताम्र पाषाण कालीन, वैदिक कालीन, मौर्य कालीन, गुप्त कालीन। तो यहाँ भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वैदिक कालीन। सुनारी सभ्यता जो स्थल है वो कहाँ पे है? पहली बात तो नीम का थाना सीकर में है। कौन किस नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे है। ठीक है। दूसरी बात, वैदिक कालीन, वैदिक कालीन बस्ती है। यहां से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? लोहे की भट्टियां यहां से प्राप्त हुई है। साक्ष्य की बात कर रहे हैं, लोहे की भट्टियां यहां से प्राप्त हुई है। घोड़े से खींचे जाने वाले रथ के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। ठीक है। तो सुनहरी सभ्यता की बात करते हैं, किस काल की बस्ती है? वैदिक कालीन बस्ती है। ठीक है। ये कहाँ पे है? नीम का थाना सीकर में है, काफी नदी के किनारे है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? लोहे की भट्टियां मिली है, घोड़े से खींचे जाने वाले जो रथ है उसके साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, आ गया? समझ में आ गया ना? अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत में प्राचीनतम लोह भट्टियां जो थी वो किस सभ्यता से प्राप्त होती है? अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है कि लोह की भट्टियां प्राप्त होती है, तो वो कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शन हम देखते हैं, गणेश्वर, सुनारी, रेड, नो। तो सुनारी जो सभ्यता थी वहां से ये हमें प्राचीन लोह भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बरोर सभ्यता स्तर से कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? प्राप्त हैं ऑप्शन से हड़प्पा और विकसित हड़प्पा की जानकारी, बी ए बटन के आकार के मुहावरे, सी लाभ शिलाजुली, डी उपयुक्त सभी। तो बरोर सभ्यता स्थल कहाँ पे? पहले तो श्री गंगानगर में है और यहाँ से हड़प्पा और विकसित हड़प्पा की जानकारी मिलती है। ठीक है। और बरोर सभ्यता से हमें प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा काल दोनों की जानकारी मिलती है। ठीक है। बटन के आकार के मुहरे मिलती है। लाभ शिलाजुली ये कहाँ से? अफगानिस्तान जो थे वहां से अर्पित होते हैं। इसके अलावा 8000 मनके प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है। ये साक्ष्य है बरोर सभ्यता श्री गंगानगर में। यहाँ से जानकारी किसकी मिलती है? प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा की हमको जानकारी मिलती है। और साक्ष्य की हम बात करते हैं तो बटन के आकार की मोहरी यहाँ से प्राप्त हुई है। लाभ शिलाजुली जो कि अफगानिस्तान से आयातित होता था। ठीक है। उसके अलावा 8000 मनके यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। रेड टॉप सभ्यता को स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन से ये से विशाल का इमारतें मिली है, यहाँ से लोह इस्पात के विशाल भंडार मिले हैं, यहाँ से प्राचीन सिक्के मिले हैं, यहाँ से मिट्टी की मूर्तियां मिली है। तो यहाँ से हमें सही क्या हो जाएगा? यहाँ से लोह इस्पात के विशाल भंडार यहाँ मिले हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। टोंक, रेड टोंक से प्राप्त 3000 आहत पंचमार्क सिक्कों में किन शासकों के सिक्के शामिल है? ऑप्शन है मालव, मित्र, अपोलोडोटस, इंडोग्रीक या उपयुक्त सभी। तो यहां से हम बात करते हैं, रेड से हमें 3000 आहत पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें मालव, मित्र, अपोलोडोटस और इंडो-सीथियन शासकों के सिक्के शामिल है। ठीक है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। जोधपुरा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है कात्री नदी, सावी नदी, बेडच नदी
लूनी नदी। तो ये सावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, जहां से लोहे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कौन से साक्ष्य मिले हैं? लोहे के साक्ष्य मिले हैं। सावी नदी के किनारे स्थित है। जोधपुर सभ्यता कौन से में? कोटपुतली में स्थित है। सावी नदी के किनारे है, लोहे के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शैल चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन है चंबल नदी, छाजा नदी, बनास नदी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी जो कि कोटा में है, छाजा नदी जो कि बूंदी में है, यहां से हमें प्राप्त हुए हैं। जिनमें से शिकार के दृश्य कौन से? शिकार के दृश्य क्या है? प्रमुख है, ये प्रमुख है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आलनिया कोटा में शैल चित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जगदीश नारायण, जगत नारायण, आरसी अग्रवाल, वीएन मिश्र। तो इसका जो करेक्ट होगा वो जगत नारायण होगा। आलनिया कोटा में जो शैल चित्रों की जो खोज थी वो जगत नारायण ने की थी, जो कि राजस्थान की प्राचीन कला और मानव गतिविधियों को ये दर्शाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे राजस्थान के जो प्राचीन इतिहास जो सभ्यताएं थी उसके बेसिक्स क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन थे जो कि अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकती है। हम इसमें ही लेवल से इंक्रीज करेंगे। पीएसआई, आरएस, पीआरओ, आरपीएससी के अकॉर्डिंग जो न्यू ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक दो लेक्चर्स इसके ही लाएंगे। उससे आप पता चलेगा कि अभी जो न्यू ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको अगर पीएसआई का कोर्स लेना है, पीएसआई का अगर कोर्स लेना है, पीडीएफ कोर्स मिलेगा उसमें आपको, ठीक है। टॉपिक वाइज इसमें पीडीएफ होगी जिसमें आपको बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसमें से क्वेश्चंस बनाए हुए मिलेंगे। और टॉपिक वाइज ही आपको क्या मिलेगी? क्विज इसमें भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उन्हीं पीडीएफ्स का आपको यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो अंबर प्रेप ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहां जाके आपको जो कोर्स आपको अगर बाई करना है, जैसे कि अभी हमारे जो स्टोर में है पीएसआई का है, पीएसआई प्रोग्राम है, इसमें हिंदी के साथ है, विदाउट हिंदी है, बीआरओ का बैच है, ठीक है। और रीट लेवल 1 है। जल्दी ही आरएस प्री के लिए हम कोर्स लाने जा रहे हैं और उसके भी काफी अच्छे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। 300 प्लस पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। पीएसआई में भी इतनी है और उनके टॉपिक वाइज आपको क्या क्विजेस प्रोवाइड करवाई जाएगी, पर्सनल मेंटल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। और अपनी रिव्यूज हमें जरूर देना कैसा आपको कंटेंट लगा और इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ये चीज हमको कमेंट्स में भी बता सकते हैं या पर्सनल आप टेलीग्राम के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये फर्स्ट यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर था, तो संभावना क्या पूर्णतः ही कहाँ पे अटकना पड़ा है, कई चीजें मिस्टेक्स हुई है, पर धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और अंबर पे फैमिली के साथ जुड़े रहिए। जल्द ही आगे आपको काफी अभी क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन जो कि न्यू ट्रेंड के अनुसार है, आरपीएससी, आरएसएसपी, पीवाईक्यूज, उनके न्यू लेक्चर्स या वीडियोस या फिर कोई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके वीडियोस जल्दी ही इस पे अपलोड कर दिए जाएंगे, धीरे धीरे जैसे भी होगा, ठीक है। तो आपका सपोर्ट बनाए रखे और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी बताइए। और आपको जो भी महत्वपूर्ण, अगर आपको और भी एक्स्ट्रा पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस लगाने के लिए तो आप सिंपली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर टेलीग्राम में जो ग्रुप चैट है उस पर आप डाल सकते हैं। उस टॉपिक के में पीडीएफ, वैसे तो उसमें 1000 पीडीएफ है प्रोवाइड करवा रखी है। उसके अलावा अगर किसी को और भी पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली उस टॉपिक का नाम डालिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और उससे संबंधित अगर आपको वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए
तो जैसे एमसी क्वेश्चंस में डिटेल में एक्सप्लेन करना, कुछ टॉपिक्स हो गए तो वो मैं धीरे धीरे यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।